हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो देखा था चैप्टर नंबर 2 में इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक, आज हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 says determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb with no external field placed at -9 centimeter 00 and +9 centimeter 00 respectively. How much work is required to separate the two charges infinitely away from each other? तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो आपको जो चार्जेस दिए हुए हैं ना, the charges given here are 7 microcoulomb and the second charge they had given here is -2 microcoulomb. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो R1 है मतलब पोजीशन वेक्टर है -900 सेंटीमीटर और ये वाला है आपके पास 900 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पर, ये समझने के लिए we will have to draw an x-axis. Okay, so here this is 0 of an x-axis, this is -9, here 7 into 10⁻⁻6 coulomb and here -2 into 10⁻⁻6 coulomb और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो this is going to be 9 and this is going to be 9, that is going to be -18 into 10⁻²2 meter. Okay, because this 9 and 9 are in the centimeter. Now potential energy is given by K times Q1 Q2 upon R. So just put the value 9 into 10⁻⁹, sorry 9 into 10⁻, we can say 9। यहाँ पर अगर आप देखोगे और यहाँ पर 7 माइक्रोकूलम है तो 7 into 10⁻⁶ और यहाँ पर 2 into 10⁻⁶ divided by we can say 18 into 10⁻²। But this charge is negative, so you must put minus sign over here. Okay, ये सारा कैलकुलेशन कर दो, ये सारा कैलकुलेशन आपको जो भी आए वो आपके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी ये सिस्टम की होगी। Now if we want to separate these two charges at a distance infinity from each other, तो we will have to do the work। कितना वर्क हमको करना पड़ेगा, ये वाला -u जितना, मतलब कि अगर आप जो है ये दोनों चार्जेस को सेपरेट करना चाहते हो, दोनों को इनफाइनाइटली डिस्टेंस पे रखना चाहते हो, तो आपको जो कुछ भी वर्क करना पड़ेगा वो इतना ही करना पड़ेगा जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। मतलब माइनस साइन इज इंडिकेटिव ऑफ दैट द टू चार्जेस आर अट्रैक्टेड, है ना, ये दोनों चार्जेस इतनी पोटेंशियल एनर्जी से अट्रैक्ट हुए हैं और ये अगर इनको दूर करना है तो आपको इतना ही वर्क जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में करना होगा। मतलब ये माइनस आपको आ रहा है, वो वाला आंसर आपके पास प्लस हो जाएगा, दूसरा कोई फर्क नहीं है ना बेटा। तो ये वाला आपके पास कितना आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, उसके अंदर देखिए, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ द चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड E is equal to A into 1/r², A is 9 into 10⁵ coulomb meter +2 What would be the electrostatic energy of the configuration would be? तो बहुत सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सी है ये क्वेश्चन नंबर बी है और ये वाला आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास ए है। क्वेश्चन नंबर सी के अंदर क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर सी के अंदर आपके पास ये कहा है कि अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन हियर एज यहाँ पर A अपॉन A इंटू 1/r², A का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू वी कैन से 1/r², ये आपके पास कितनी हो गई, ये वाली आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ओके,
तो ये वाली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पर चार्ज रख दिया है, यहाँ पर आपने चार्ज रख दिया है ना। ये वाला आपके पास चार्ज Q1 है और यहाँ पर चार्ज Q2 है। ओके, तो यहाँ पर सपोज द सेम सिस्टम ऑफ द चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁵। देखिए यहाँ पर गलती कर दी, मैं वही बताया था, कुछ गलत हुआ है। यहाँ पर टाइम इंटू 10⁵ है ना, इंटू 1/r²। तो अब जो है ये पूरे कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ओके, सो अगर हम लोग जो है यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरी एनर्जी, तो ये जितनी एनर्जी है वो तो है ही है ना। मतलब व्हाट हैपेंस, यहाँ पर k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन 18 इंटू 10⁻², ये तो है ही है, जिसमें आपके पास Q2 माइनस होगा। ये वाली पोटेंशियल एनर्जी तो आपके पास है ही है ना। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक और पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर जो चार्ज रखा है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, व्हाट इज दिस r इज द डिस्टेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर रख दिया है, ठीक है ना। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ओरिजिन ही होता है। तो यहाँ पर तो आपके पास ये वाला जो आंसर है वो तो रहेगा ही रहेगा। लेट मी राइट लाइक दिस, एंड हियर इट इज Q इंटू Q1 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू V1 एंड प्लस Q2 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू V2। कोई बोलेगा कैसे करोगे आप इसको, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पर जो है आपके पास E, ये वाला आपके पास 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 ये 7 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये वाला -2 इंटू 10⁻⁶, और ये वाला 18 इंटू 10⁻², तो वैसे के वैसा ही रहेगा। प्लस यहाँ पर जो है Q1, तो अगर Q1 जो है अगर आप देखोगे तो Q1 क्या है, Q1 इज दिस चार्ज 7 माइक्रोकूलम, तो 7 इंटू 10⁻⁹, और V1 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास ये है, तो पोटेंशियल क्या होगा, 9 इंटू 10⁵ इंटू 1/r। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल होगा 9 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1/r। तो 1/r कितना हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 9 इंटू 10⁻²। तो ये R1 जो है ना, यहाँ पर V1 इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी V1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁵ R1 जो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग V1, और V2 क्या लिखेंगे 9 इंटू 10⁵ इंटू 1/r2। तो 1/r2 भी क्या लिखेंगे, ये R2 भी हमारे पास 9 ही होगा। तो 7 इंटू 10⁻⁻⁶, 7 माइक्रोकूलम, 7 इंटू 10⁻⁶, 9 इंटू 10⁵, और 1/r1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 10⁻² है ना, और प्लस ये Q2। तो Q2 क्या है आपके पास -2 इंटू 10⁻⁻⁶ है ना, और यहाँ पर आप लिखोगे 9 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻², वी कैन से -2। अब ये पूरा के पूरा कैलकुलेशन कर लो, ये आपके पास आ जाएगा E टोटल, मतलब टोटल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये वाले चार्जेस को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये वाला आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2.5। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए। क्या कर दिया, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। वापस में आपको पढ़ा दूं, बहुत सिंपल है, वापस में आपको पढ़ा दूं। यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर आपके पास ओरिजिन है, ये वाला 9 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 9 सेंटीमीटर है। Q1 Q2 का वैल्यू तो आपको मालूम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो U इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन वी कैन से R। R इज दिस डिस्टेंस, दोनों के बीच का, है ना। अब ये Q2 क्योंकि नेगेटिव है ना, तो ये आंसर आपको नेगेटिव मिल जाएगा।
बी का आपको क्या करना है, यही आंसर रख देना है, बिकॉज W इज इक्वल टू वी कैन से माइनस यू। अगर ये दोनों को सेपरेट करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, अगर ये दोनों को सेपरेट करेंगे तो हमको जो है इतनी एनर्जी जो अट्रैक्टिव इन नेचर है ना उसके अगेंस्ट में देनी पड़ेगी रिपल्सिव, तो दोनों जो है इनफाइनाइटली दूर चले जाएंगे। अब तीसरा क्या कहा है, तो तीसरा उन्होंने ये कहा है कि अगर यही सिस्टम को अगर आपको यहाँ पर रखना है तो चलिए Q1 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगा ना V1, होगा या नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V1, और यहाँ पर देखिए Q2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास V2, अब यहाँ पर आपके पास Q1 V1 और यहाँ पर आपके पास Q2 V2, ये वाला आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q1 एंड एट दिस पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q2 आपके पास मिल जाएगा, और फिर ये वाली तो है ही आपके पास, है ना, तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, ये वाला आपके पास आ जाएगा K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R इंटू Q1 V1 प्लस Q2 V2, ये वाला आपके पास इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 2.6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2.6 को देखिए। A molecule of a substance has permanent electric dipole moment of the magnitude, मतलब P आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10⁻⁹ 29 कूलम मीटर, है ना। यहाँ पर क्या है, a molecule of a substance has permanent electric dipole moment of magnitude 2 × 10⁻29. A mole of this substance is polarized at temperature by applying a strong electric field by magnitude, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 10⁶ वोल्ट पर मीटर, watt per meter. The direction of the electric field is suddenly changed by an angle of 60 degree. मतलब थीटा आपको गिवन है, ये है आपके पास 60 डिग्री. Estimate the heat energy released by the substance in aligning its dipole from along the new direction of the field. For simplicity, assume 100% of the polarization of the sample. क्या है, सबसे पहले जो है यहाँ पर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर आपने जो है क्या रख दिया, डाई इलेक्ट्रिक रख दिया, है ना। यहाँ पर जो है आपके पास कोई भी जो है सब्सटेंस रख दिया। अब यहाँ पर जो है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई की, 10⁶ वोल्ट पर मीटर, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट, है ना। अब यहाँ पर जो है अगर ये वाला मैटर को यहाँ पर रखा ना तो इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी ये डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। सो लेट अस से θ1 इज इक्वल टू वी कैन से 0। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, वो सब्सटेंस तो वैसा के वैसा ही रहा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये सारी के सारी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो थीटा इज इक्वल टू वी कैन से 60 डिग्री। अब अगर हम लोग जो है u कहेंगे तो u इज इक्वल टू दैट इज वी कैन से u इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला है ना बेटा, क्या फॉर्मूला है आपके पास, Pe cos थीटा। क्या फॉर्मूला है बेटा, Pe cos थीटा। अब यहाँ पर अगर आप Pe cos थीटा रखोगे तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आपको जो है मिलेगी, तो Ve cos थीटा but with the negative sign. So let us put initial potential energy, so minus Pe cos 0, put the value and find out the initial potential energy, है ना। तो ये वाली आपके पास initial potential energy आ गई। फिर उसके बाद जो है आप क्या करोगे, यहाँ पर U2, ये U2 जो है आप वापस लिखोगे Pe cos थीटा 2, है ना। यहाँ पर 0 रखा तो यहाँ पर माइनस Pe cos 60, तो ये वाली आपके पास क्या आ जाएगी, U2 आ जाएगी, ओके। बट ये वाली जो है ना, ये हमने
एक मॉलिक्यूल के बारे में लिखा हुआ है ना। दिस U1, ये वाला तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है ना। तो U1 इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, U2 इज द इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल। तो ये वाला भी आपको मिल जाएगा। नाउ पुट द वैल्यूज, दैट इज फाइंड आउट द डिफरेंस। डेल्टा U इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा U2 माइनस U1। तो ये वाला आपके पास इतना डेल्टा U आ जाएगा, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगा। बट दिस विल बी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो आपको लिखना है कि अगर एक मॉलिक्यूल हुआ तो उसका डेल्टा U हमारे पास इतना आ गया। यहाँ पर जो है ना बेटा वो, तो हमारे पास तो एक मोल है 6.023 × 10⁻23 है। तो डेल्टा U कितना होगा? तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप रखोगे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 1। तो ये वाला आपको जो है डेल्टा U दे देगा। व्हाट हैपेंस, यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल की आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितनी है? 10⁻29 और E कितना है आपके पास? 10⁻6। थीटा आपके पास यहाँ पर मतलब θ1 जो है आपके पास 0 था और θ2 60। तो पहले ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने यहाँ पर P रख दिया, फिर यहाँ पर ये वाला रख दिया। तो U1 इज इक्वल टू माइनस PE cos 0 एंड U2 इज इक्वल टू माइनस cos 60। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो तो यू विल गेट दिस आंसर। ओके, सो आपको एक मोल की मिलेगी, लेकिन उसको चेंज करके आपको क्या करना है बेटा? वन मॉलिक्यूल नहीं, लेकिन वन मॉल की आपको जो है पूरी के पूरी आपको डाइलेक्ट्रिक मोमेंट ढूंढनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2.7 है ना, वो आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 2.7 मस्ट बी डन बाय यू, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर है ना। फिर उसके बाद जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.7 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.8, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 2.8। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2.8 पर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2.8 इस पर जाते हैं। A slab of material of dielectric constant K has the same area of the plates of parallel capacitor but has thickness of 3/4D। मतलब dielectric की 3/4D है, where D is the separation of the plate. How much capacitance is changed when the slab is inserted between the plates? So let us first of all क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पर ये वाला आपके पास A है, मतलब ये वाला एरिया जो है ना, ये एरिया आपके पास A है ना। तो ये वाले सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, तो यहाँ पर CO क्या आ जाएगा? इनिशियल कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा? नाउ व्हाट वी डू हियर, कि यहाँ पर ये वाला आपके पास 3D/4 और ये वाला आपके पास D/4, ठीक है ना। मतलब आप क्या करते हो, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हो, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हो। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है यहाँ पर आपके पास इसका वैल्यू आपके पास A है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अब जो है इसके 3D/4 के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा? D/4 ये, और ये आपके पास 3D/4। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये वाला कैपेसिटर नंबर 1 हुआ, ये वाला कैपेसिटर नंबर 2 हुआ, मतलब दिस टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। अब हमको अच्छी तरीके से मालूम है, क्या मालूम है? कि अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, तो उसका जो है कैपेसिटेंस A टाइम्स बढ़ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D/4 है ना। तो C2 इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन वी कैन से
3d/4, ये वाला हो गया आपके पास। अब हम लोग बात क्या करेंगे, नाउ द न्यू कैपेसिटेंस, है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कहाँ से लाए, अगर आपके पास पैरेलल प्लेट है तो C1 प्लस C2 होगा, और सीरीज कनेक्शन है तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये वाला आपके पास हो जाएगा। सो C न्यू इज इक्वल टू C1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/4, है ना, और यहाँ पर C2 की जगह पे क्या लिखोगे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D/4, ठीक है ना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन वी कैन से 3D/4। फिर उसके बाद C1 प्लस C2, तो ये वाला कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/4, और यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D/4। बट एक गड़बड़ आपको समझ में आई, यहाँ पर जो C2 है ना बेटा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम्स बढ़ गया है, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा K साथ में, ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको कैपेसिटेंस लिखना पड़ेगा K साथ में। तो अगर आप लोग जो है यहाँ से आगे बढ़ोगे तो ये वाला आपके पास C न्यू क्या आ जाएगा, सो C न्यू इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/4, ये तो वैसे का वैसा रहेगा, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/4, 3D/4, ओके, लेट मी राइट as 3/4। अब यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/4, ये वाला अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये 1 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, K/4, ठीक है ना, तो these two will get cancelled, है ना, तो ये दोनों जो है आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या रह जाएगा, तो जो रहेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके इतनी नोट बनाइए, क्योंकि मेरे पास आगे जो है कैलकुलेशन करने के लिए मुझे जगह चाहिए। तो चलिए अब ये वाला C is equal to A epsilon naught upon 3D/4, it will be as it is, और यहाँ पर 4 plus 3/4 होगा ना, ओह यस, ये वाला 3/4 होगा, D/4 को बाहर निकाल लिया ना, तो K प्लस 3 रहेगा, सही है, सही है बेटा, K प्लस 3 रहेगा, क्योंकि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/4 तो हम लोगों ने बाहर निकाला, तो यहाँ पर रहेगा K/4, तो लेट मी राइट हियर एज 3 प्लस K बाय वी कैन से 3, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको बात करेंगे तो न्यू कैपेसिटेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाला आपके पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, इनिशियल कैपेसिटेंस, तो ये वाला कितना हो जाएगा, K/3/4, ठीक है, और ये वाला हमारे पास आ जाएगा 4K/3। लेट मी राइट हियर एज, देखिए ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर, सो लेट मी राइट हियर एज 4K/3, है ना, और ये वाला आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट, ओके 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 ओके, तो ये वाला आपके पास रहेगा 3 प्लस K अपॉन 3, सॉरी बेटा, ये 3 प्लस K अपॉन 3, सो ये वाला आपके पास रहेगा 3 प्लस K अपॉन वी कैन से 3, सो दिस 3 and 3 विल गेट कैंसल, तो ये वाला आपके पास कितना आ जाएगा, C न्यू इज इक्वल टू 4A अपॉन 3 प्लस A, ये वाला आपके पास नया कैपेसिटेंस आपके पास मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, ये वाला आपके पास आ जाएगा 4K इंटू 3 प्लस K, और ये C नॉट ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा। सो व्हाट आई डिड हियर, यहाँ पर मैंने C1 रख दिया, यहाँ पर C2 रख दिया, अब ये प्लस है ना, तो यहाँ से कांस्टेंट कॉमन निकलेगा,
तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d बाय 4 कॉमन निकाला तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 रहेगा। तो यहाँ पर 3 प्लस k और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो दिस 3 and 3 will get cancel, you will get this answer. Okay, so this is going to be your question number 2.8 या illustration number आपके पास 2.8 हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.9 पर जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2.9, इसके अंदर अगर आप देखोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2.9, तो नेटवर्क ऑफ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 500 वोल्ट supply as shown in figure. Determine the equivalent capacitance of the network and the charge on each capacitor, है ना। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास नेटवर्क के 4 कैपेसिटर्स हैं। तो देखिए ये पहला वाला आपके पास हो गया, ये वाला आपके पास दूसरा हो गया, ये वाला आपके पास तीसरा हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर 4th कैपेसिटर, है ना। तो यहाँ पर आपके पास अ नेटवर्क ऑफ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड। तो ये वाला आपके पास 10 माइक्रोफैराड है, ये वाला भी 10 माइक्रोफैराड है, ये वाला भी 10 माइक्रोफैराड है, और ये वाला भी 10 माइक्रोफैराड है। यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 500 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पर जो बैटरी है बेटा, ये बैटरी आपके पास 500 वोल्ट की है, ये बैटरी आपके पास 500 वोल्ट की है। तो क्या कहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सो देखिए बेटा, ये 3 जो है ना, ये 1, 2 और 3, इसका नाम उन्होंने दिया है C1, C2 और C3। ये वाला C1, C2 और C3 और ये वाला C4। तो ये 3 जो है सीरीज में, तो C1, C2 and C3 are in series। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C डैश। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा सीरीज के अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस वी कैन से 1/C3। अब ये वाला 1/C डैश, तो 1/10 माइक्रोफैराड, 1/10 माइक्रोफैराड प्लस 1/10 माइक्रोफैराड। तो 1/C डैश इज इक्वल टू 3/10, सो C डैश इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैराड। ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, ये तीन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब ये वाली अगर ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया ना, तो ये वाली फिगर बदल के आपके पास ये हो जाएगी। ओके, सो ये वाली आपके पास, अब डायग्राम आपके पास ये हो गया, बिकॉज ये तीन का इक्विवेलेंट कितना हो गया, C डैश, और ये वाला हो गया आपके पास C4, है ना बेटा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये C डैश एंड C4 दे आर इन पैरेलल। तो C डैश एंड C4 आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है फॉर एग्जांपल, तो दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C डैश प्लस वी कैन से C4। दिखाई दे रहा ना आपको, तो ये वाला आपके पास C डैश प्लस वी कैन से C4। अब C इक्विवेलेंट ये वाला कितना हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट ये वाला आपके पास हो जाएगा, C डैश आपको कितना मिला, ये वाला 10/3 और प्लस आपके पास 10, तो C इक्विवेलेंट ये वाला कितना हो जाएगा, 40/3 माइक्रोफैराड। मतलब ये पूरी जो सर्किट है ना, ये पूरा जो आपके पास नेटवर्क है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा आपके पास 40/3। अब ये वाला अगर आप 40/3 इसको रखोगे एंड इफ इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी, तो बैटरी को तो क्या लगेगा, बैटरी को तो ऐसा ही लगेगा कि C इक्विवेलेंट इज कनेक्टेड विथ मी। तो बैटरी कितना चार्ज रिलीज करेगी, तो चार्ज रिलीज बाय द बैटरी इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। तो ये Q इज इक्वल टू आपके पास 40/3 इनटू वी कैन से 500,
है ना। तो ये वाला चार्ज जो है ये बैटरी रिलीज करेगी। तो बैटरी जो चार्ज रिलीज करेगी ये वाला आपके पास इतना चार्ज रिलीज करेगी। सही। अब देखिए तो ये वाला माइक्रोफैराडे को 10⁻⁶ तक देते हैं। अब ये वाला आपके पास कितना हो गया 20 1 2 3 1 2 3 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁶। तो Q आपके पास कितना हो गया 2 अपॉन 3 इंटू 10⁻², है ना। 1 2 और 3 और 4, ये इतना कूलम जो है चार्ज बैटरी ने आपको रिलीज कर दिया। ठीक है, ये बैटरी ने इसको रिलीज कर दिया। ओके, सो एक काम कीजिए आप कि ये वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए। ठीक है बेटा, ये वीडियो को पॉज करके आप इसकी नोट बनाइए। अब आप देखिएगा यहां पर कि चार्ज इतना रिलीज किया, उसमें से कुछ चार्ज यहां पर जाएगा, बाकी का चार्ज यहां पर जाएगा। मतलब चार्ज Q इज रिलीज बाय द बैटरी। सो चार्ज Q अगर बैटरी ने रिलीज किया तो चार्ज Q4 विल बी टेकन बाय that capacitor C4 and charge Q dash will be taken by the capacitor C dash. So let us find out Q4. तो Q4 आपके पास कितना हो जाएगा C4 into V। तो Q4 is equal to C4 आपके पास कितना था, तो C4 आपके पास 10 माइक्रोकूलम था। तो 10 माइक्रोकूलम into we can say V कितना है आपके पास, पोटेंशियल आपके पास 500। तो Q4 आपके पास कितना हो जाएगा 5000 into 10⁻⁶। तो Q4 आपके पास कितना हो जाएगा 5 into 10⁻³ कूलम। ठीक है, अब ये Q4 इतना ले लिया तो Q dash कितना हो जाएगा। अगर आपको ऐसे गिनना है तो वैसे नहीं चलेगा, है ना, सीधे into B भी वही आंसर देगा, या तो आप ऐसे गिनो Q minus Q4 तो भी आपको वही आंसर मिलेगा। सो Q dash is equal to Q, उसने कितना रिलीज किया था, ये इसने रिलीज किया था 20/3। आप बोले वहां पे 2/3, हाँ मुझे पता है 2/3, लेकिन मैंने जानबूझ के 20/3 लिखा ताकि 10⁻³ में यहाँ पर रख सकूं, है ना। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 5 into 10⁻³ है ना। तो यहाँ पर ये -3 है ना, तो सब्ट्रैक्शन आराम से हो जाएगा। तो Q dash आपके पास कितना हो जाएगा 20 - 5/3, 20 - 5/नहीं 20 - 15, let me write like this 20/3 - 5 into 10⁻³। तो ये वाला कितना हो जाएगा Q dash is equal to ये वाला 5/3 into 10⁻³ coulomb of the charge will be there with C dash। लेकिन आपको पता है C dash कैसे बना हुआ था, तो C dash जो है ये आपके पास 3 ऐसे C1 C2 और C3 का बना हुआ था, है ना। तो यहाँ पर चार्ज जो है इस सीरीज में जाएगा, तो सीरीज में अगर कैपेसिटर्स कनेक्टेड है ना तो उनके चार्ज बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, सो पहले यहाँ तक लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ तक लिखिए, और वीडियो को पॉज करके यहाँ तक अगर आपने लिखा तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा C1 C2 and C3। तो C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C dash is equal to आपके पास हो जाएगा 5/3 into 10⁻³ कूलम, है ना। तो ये वाला आपके पास तीनों तीन जो है कैपेसिटर्स पे आपके पास चार्ज चला जाएगा। ओके, राइट डाउन, इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिख लिया, वीडियो को पॉज कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2.10 या इलस्ट्रेशन नंबर 2.10 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। तो ये वाला हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2.10 क्या कहा है, a 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery। ठीक है, how much electrostatic energy is stored in the by the capacitor।
or capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 picofarad capacitor, what is the electrostatic energy stored by the system? देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 2.10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2.10 को देखिए बेटा सब लोग पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2.10 के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे। तो a 900 picofarad battery is the 900 picofarad capacitor. Let us say this capacitor is C और ये बैटरी आपके पास 100 वोल्ट। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस जो है ना ये वाला आपके पास 900 into 10⁻12 फैराड है बेटा, है ना। तो इसके अंदर पोटेंशियल कितना है आपके पास 100 वोल्ट पोटेंशियल है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सो U1 is equal to 1/2 C1 V1 square. Let me write here as C1 V1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर U1 आपके पास 1/2 into 9 into 10⁻10 900 था ना, तो उसकी जगह पे 9 into 10⁻10 और यहाँ पर 10⁻2। तो ये वाला U1 आपके पास कितना हो गया 4.5 into 10⁻8 जूल उसने इनिशियल एनर्जी स्टोर की। अब हमने क्या कर दिया, ये बैटरी को निकाल दिया। अब ये बैटरी को निकाल दिया और बैटरी की जगह पे यहाँ पर हम लोगों ने वैसा ही अनचार्ज कैपेसिटर लगा दिया। मतलब जो C1 था ना 900 पिकोफैराड का, उसकी जगह पे हम लोगों ने C2 लगा दिया 900 पिकोफैराड का, ठीक है बेटा। तो अब जो है अब की इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पर देखिए जब इनिशियली उसने चार्ज जो स्टोर किया था ना Q1, वो Q1 क्या था C1 into V1। तो Q1 क्या था आपके पास 9 into 10⁻2 और V1 क्या था आपके पास 10⁻2। तो Q1 आपके पास कितना आ जाएगा 9 into 10⁻8 कूलम, ठीक है। तो ये वाला आपके पास जो है इतना आपके पास C1 और जस्ट ये V1 का स्क्वायर है। तो ये वाला हो जाएगा 10⁻6, यस ये 4 हो जाएगा ना 10⁻6, ये C1 V1 स्क्वायर, ओके बेटा। तो यहाँ पर आपके पास Q1 कितना हो जाएगा, Q1 is equal to 9 into 10⁻8 coulomb of the charge will be that, है ना। अब यहाँ पर Q1 जितना चार्ज स्टोर है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर जोड़ दिया ना तो आधा चार्ज यहाँ पर चला जाएगा। Now we can say if another capacitor of the same capacity is connected, तो अब दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा, पहले Q1 था अब Q1 डैश एंड लेट अस से Q2 डैश हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर Q1 डैश और Q2 डैश दोनों सेम होगा और ये वाला हो जाएगा Q/2। तो Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश, ये वाला कितना आ जाएगा 4.5 into 10⁻8 कूलम। ये वाला आपके पास Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएगा। अब हमारे पास U2 मतलब फाइनल एनर्जी कितनी रहेगी। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस कैपेसिटर प्लस दिस कैपेसिटर, तो ये वाला आपके पास रहेगा U1 प्लस वी कैन से U2, ठीक है ना। तो अब UF कितना आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाय C, ये भी तो फॉर्मूला है ना बेटा। तो ये वाला आपके पास Q1 डैश स्क्वायर अपॉन C1 प्लस 1/2 आपके पास कितना आ जाएगा Q2 डैश स्क्वायर बाय C, ठीक है। सो वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इतनी नोट बनाइए। अब हमारे पास इनिशियल जो एनर्जी थी उसको मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर इनिशियल एनर्जी थी UI, लेट मी राइट हियर एज 4.5 into 10⁻6 जूल, ये हमारे पास इनिशियल एनर्जी थी, ठीक है बेटा। तो लिख लिया आप लोगों ने, ओके। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो देखिए UF अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1/2 और 1/2 दोनों का कैपेसिटेंस भी सेम है, C1 और C2 भी सेम है, Q1 डैश और Q2 डैश भी सेम है।
है ना। तो कहना राइट हियर एस 1/2 + 1/2 मतलब q1 डैश स्क्वायर अपॉन c, ठीक है ना। 1/2 + 1/2 ये वाला कितना हो जाएगा पूरा। तो फाइनल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी 4.5 × 10⁻⁸ का स्क्वायर अपॉन 900 पिकोफैराड, ठीक है। तो ये वाला आपके पास रहा 900 पिकोफैराड। तो ये वाला आपके पास UF कितना आ गया, ये 4.5 × 4.5 × 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻12। तो ये वाला आपके पास 2 और ये वाला आपके पास 2.25 है ना। तो UF इज इक्वल टू 2.25 × 10⁻, आपके पास कितना रह जाएगा, ये वाला आपके पास 9 × 10⁻10 कौन सा C का वैल्यू यहाँ पर 10⁻10, तो ये वाला कितना हो जाएगा 10⁻62। इनिशियल कितनी थी 4.5, अब ये फाइनल कितनी रही 2.25। तो ये एनर्जी का जो लॉस हुआ ना, ये क्यों हुआ मालूम है। तो एनर्जी लॉस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से यह कैपेसिटर आपके पास चार्ज था और ये वाला कैपेसिटर आपने चार्ज किया, तो जब करंट यहाँ पर गया होगा ना, तो सम ऑफ द एनर्जी हैज बीन लॉस्ट एज इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। तो कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी और उसमें लॉस हुई, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।